जय संविधान। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। संसद का बजट सत्र चालू हुआ। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट वित्त मंत्री ने पेश की। लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर जो कार्रवाई चल रही थी वो पूरे भारतवर्ष ने क्या, पूरे विश्व ने देखी। संसद हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और हम ये अपेक्षा करते हैं, हम सामान्य जन, आम नागरिक, कि अपने सांसदों को जिस आशा और अपेक्षा के साथ हमने संसद के अंदर भेजा है, क्या वहां जाकर वो काम कर रहे हैं जो उनसे अपेक्षित है? क्या सत्ता पक्ष वो काम कर रहा है जो जन सेवा का, जनता के हितों का काम उसे करना चाहिए वो कर रहा है? और हमारी ये भी अपेक्षा रहती है अपने विपक्ष के नेताओं से कि अगर उन्हें पूरा बहुमत नहीं मिला और वो विपक्ष में बैठे हैं तो क्या वो सत्ता पक्ष को बता पा रहे हैं, उनसे पूछ पा रहे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं उनसे उनको अवगत करा पा रहे हैं और हमारी बातें संसद के सत्र तक, संसद के पटल पर रख पा रहे हैं, जो हम क्योंकि वहां नहीं, हम नहीं पहुंचा सकते। तो संसद का पहला दिन देखा, हमने ये देखा कि वित्त मंत्री महोदया ने कहा कि अगले वर्ष देश का जो विकास दर है वो 6.57% रहेगी। अगर पिछले 12-14 साल से अगर विकास दर 12 इतनी ही रही है, 2004 से लेकर 2014 के बीच का अगर आप एवरेज निकालें तो भी 6.7, 6.8% पड़ता है और 2014 से लेकर 2024 तक देखें तो भी इतना ही पड़ता है। तो अगर आपके डेट्स 4 गुना बढ़ गए हैं, उसके बावजूद अगर आपकी जीडीपी नहीं बढ़ रही है तो क्या आप डेट ट्रैप में है? पहला तो इकोनॉमिक इंडिकेटर के माध्यम से यह जानने की इच्छा होती है। दूसरी बात जो हमने बहस देखी, क्योंकि खुली बहस थी, यूट्यूब के अंदर उसका प्रसारण हो रहा था तो हमने उसको देखा। हमें उसमें 3 मुख्य पात्र दिखाई पड़े। हमको एक दिखाई पड़े पात्र सभापति महोदय। सभापति महोदय क्लास के मॉनिटर हैं, क्लास के टीचर हैं, पंच हैं। वो सत्ता पक्ष के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो प्रतिपक्ष को टोकने वाले नेता नहीं है। वो क्योंकि सदन के सबसे बड़े व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता भी उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हैं, इसलिए उनका बहुत सम्मानित पक्ष है। हमने देखा किस प्रकार से, क्योंकि आप जानते हैं इस सत्र में जो क्वेश्चन आवर होता है वो बड़ा छोटा होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, छोटे छोटे प्रश्न पूछने की संभावना होती है। और इस समय देश के अंदर जो सबसे बड़ी मुख्य समस्या है, जो पूरा देश जिससे जूझ रहा है, देश के युवा जिससे जूझ रहे हैं, वो है नीट की परीक्षा। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 10-12 साल से जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं ज्यादातर लीक हो रही, ज्यादातर में लीक अगर नहीं भी हो रही हैं तो बेईमानी हो रही है। उसके अंदर लीक शब्द का उपयोग करना उचित नहीं, वरना उसी को पकड़ लेंगे, लीक का अलग बताएंगे और उसको बाकी चीजों का अलग प्रकार से व्याख्यात कर देंगे। तो पहला तो मुझे देखने को लगा कि जो सभापति महोदय हैं वो निष्पक्ष नहीं है। जिस प्रकार की उनकी भाव भंगिमाएं हैं, जिस प्रकार से वो जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा बैठ जाओ, जल्दी पूछो, प्रश्न पूछो, सीधे पूछो, ये विपक्ष के नेता को और अखिलेश यादव जैसे वरिष्ठ नेता को टोकने का अधिकार नहीं है सभापति महोदय का। उन्हें पूरा पृष्ठभूमि बनाकर, 1-2 लाइन की पृष्ठभूमि बनाकर प्रश्न पूछने का अधिकार था, ऐसा मुझे लगता है। और जब वो मंत्री महोदय से बात कर रहे थे तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे अपने परिवार में बात कर रहे हो। आप जल्दी जवाब दे दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा, मैं बोलूंगा। मतलब आप क्यों बोलेंगे भाई? आप तो निष्पक्ष व्यक्ति हैं, आप तो सभापति हैं, आप तो पंच हैं।
राहुल गांधी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न संसद के अंदर उठाया। उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा मंत्री को सुना तो शिक्षा मंत्री के जवाब से तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में हर आदमी दोषी है नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्री के अलावा। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा मंत्री को शायद ये समझ ही नहीं है कि इस परीक्षा का देश के भविष्य के साथ, देश के छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हो गया है। और ये विपक्ष का उत्तरदायित्व है कि वो विपक्ष की समस्याएं, जो जनता की समस्याएं हैं, जो जन सरोकार के महत्व के मुद्दे हैं, उनको संसद के उठाए। उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। जब शिक्षा मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो वो बताने लगे पहला भी तो ऐसा हुआ है, 2010 में भी हुआ है, उसके पहले भी पेपर लीक्स हुए हैं। भाई अगर 2010 में पेपर लीक हुए हैं तो 2010 के गलतियों की वजह से, उनकी कमियों की वजह से ही तो हमने 2014 में कांग्रेस को हराया और आपको जिताया। तो मैं तो एक अध्यापक हूं, तो मैं अगर कॉपी जांचूंगा तो उस आदमी की कॉपी जांचूंगा जो पेपर में बैठा है, जो एग्जामिनेशन में बैठा है। उसके बाबा दादा की कॉपी थोड़ी जांचूंगा कि इसका बाबा दादा फेल होता था इसलिए मैं इसको फेल कर दूंगा, या बाबा दादा पास होता था इसलिए उसको पास कर दूंगा। हर पीढ़ी की अपनी, और उसका दंड लोकतंत्र के अंदर जनता देती है। कांग्रेस को उसका दंड हमने दे दिया था। लेकिन जैसे बाकी नेता करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वैसे ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने पुरानी घटनाओं का उल्लेख करते हुए कि 2010 में बिल आया था, कांग्रेस को यह करना चाहिए था, कांग्रेस ने यह नहीं किया, ये उन्होंने नहीं बताया। और वो कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ। अब वो दूसरी व्याख्या होगी, उनका दूसरा कोई उसमें एनालिसिस होगी, विश्लेषण होगा, वो उसको पेपर लीक नहीं मानेंगे। वो कहीं अपना किसी माफिया द्वारा कुछ किया गया, कुछ केंद्रों में सीमित मान लेंगे उसको। जैसे आपको याद होगा जब कोविड था हमारे देश के अंदर, तो कितने लोगों की मौतें हुई थी बिना ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन था नहीं, लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। मेरे ही कल जान पहचान के लोग सीतापुर से और फैजाबाद से उनके फोन आए कि साहब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, स्वामी साहब कोई व्यवस्था करके भिजवाइए। और ऑक्सीजन के दाम 10 गुने और 5 गुने थे, दवाइयों के दाम 20-20, 100-100 गुने थे, और दवाइयां भी नकली थी जो 100-100 गुने दाम पे बेच दी गई। सरकार कुछ कर नहीं रही थी। जब विदेशी एजेंसीज कह रही थी कि हिंदुस्तान के अंदर करीब 50 लाख लोगों की डेथ हुई है और उसमें अधिकांश की मृत्यु इसलिए हुई थी कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं थे। लेकिन हमारी सरकार खुलेआम संसद के अंदर कहती है कि एक भी व्यक्ति की बिना ऑक्सीजन की डेथ नहीं हुई। उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। जब ये राहुल गांधी ने कहा ये बताया जाए कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, जिनके इतने नाम आए हैं, उनके नामों को डिस्क्लोज किया जाए, तो शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा वो तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमने वेबसाइट पे डाल दिए, आप खुद देख लीजिए। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, उसके साथ दो चीजें और बता दें। जिन लोगों के अच्छा कुछ ही केंद्र में आए हैं, गोधरा में आए हैं, बहादुरगढ़ में आए हैं, बिहार के अंदर 3-4 जगह आए हैं, और वहीं पे 15-20 हजार बच्चों का खेल है, और टोटल 30-40 हजार केवल सीटें हैं जो कि सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों को मिलनी है, सब मेडिकल कॉलेजेस के अंदर मिलनी है, जहां फीस बहुत कम है। बाकी बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सीट मिलनी है जहां फीस बहुत ज्यादा है। मैंने अगर यहां 20 लाख है तो वहां 1 करोड़ है। तो यह जानने का अधिकार हमको है और देश को है, क्या पैसे वाले लोगों ने, धनाढ्य लोगों ने माफिया को खरीदकर उनके
माध्यम से खेल कर कर नीट के अंदर ज्यादा मार्क्स ले लिए और 30-40 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद, क्योंकि उनको सरकारी हॉस्पिटल मिलने की उनके बच्चों को संभावना है, उन्होंने 40-50 लाख रुपए बचा लिए। और जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो इन षड्यंत्रों में शामिल नहीं हैं, वो मेधावी होने के बावजूद डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में वो पढ़ेंगे जो अच्छे छात्र नहीं हैं, लेकिन उनके माता पिता के पास पैसा है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो गरीब घर के बच्चे हैं, वो 1-1.5 करोड़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन उनके अंदर वो बौद्धिक स्तर था कि वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते अगर ईमानदारी से परीक्षा होती। लेकिन क्योंकि बेईमानी हो गई, पैसे वालों ने नीट परीक्षा में सीटें खरीद ली, अब वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ नहीं सकते, एडमिशन उनका हो गया तो वो एक प्रकार से बेकार हो गए, और बाकी नीचे के लोग जो कि ना पैसा खर्च किया ना हुआ, जिनका पैसा है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, और ज्यादा पैसे वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, जो मध्यम वर्ग और गरीब घर के बच्चे हैं पढ़ने से वंचित हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से महाभारत के अंदर हमने देखा था, कई पक्ष देखे थे, कौरव पक्ष देखा था, पांडव पक्ष देखा था, हमने देखा था किस प्रकार से धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था, हमने देखा था किस प्रकार से धृतराष्ट्र ने वहां अपनी भूमिका अदा की थी, किस प्रकार से हमने देखा था कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था जो दुशासन और दुर्योधन ने किया था, और भगवान कृष्ण ने जाकर द्रौपदी की रक्षा की थी। तो जो शिक्षा मंत्री के कथन हमने सुने, राहुल गांधी, अखिलेश यादव के हमने कथन सुने, और सभापति महोदय का जो व्यवहार हमने देखा, उसे लगता है कि महाभारत के जिस प्रकार से पक्षकार थे, सभी पक्ष थे, उनको हम पढ़ते आए हैं, वही चीज आज हमको सदन के अंदर दिखने को मिल रही है। अगर जनता के सारोकार जिससे हर आदमी वो व्यथित है, क्योंकि मेरा तो कोई नीट परीक्षा से मतलब है नहीं, मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जो बच्चे आज हैं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कम से कम उनके साथ मेरी सहानुभूति है। मैं उनका भविष्य उज्जवल चाहता हूं, मैं गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल ईमानदारी से परीक्षाएं हों। एक तरफ अरेस्ट हो रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, किंग पिन्स बताए जा रहे हैं, रोज कितने लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। और इसी प्रकार से और परीक्षा, अब तो यूपीएससी तक में वो स्थिति पहुंच गई है। अभी तक ये था कि यूपीएससी में जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, तो हम लोग ये मानते थे कि अगर एनटीए नहीं करा पा रहा है तो कम से कम यूपीएससी से ही एग्जाम कंडक्ट। अब तो यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जुडिशरी के जो एग्जाम्स हैं उसमें पता चला कि 50 पेपर बदल दिए गए, और ये पता चला कि जो एक आईएएस अभी चिन्हित की गई हैं और उन पर इंक्वायरी बिठा दी गई है, पूजा खेड़कर, उन्होंने बताया कि यूपीएससी चेयरमैन ने मेरा इंटरव्यू लिया था, प्रश्न कोई नहीं पूछा था, केवल चर्चा की थी, और यूपीएससी चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया। तो राहुल गांधी ने कहा कि पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इट हैज रॉटन अप, तो उस पे शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कहना उचित नहीं है। तो अगर हर परीक्षा में, और ऐसा नहीं है कि ऐसा अच्छा एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता, बिहार के अंदर आपको याद ही होगा तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे, और वहां 3-3.5 लाख सीटें भरी गई थी, नियुक्तियां हुई थी, वहां पेपर लीक नहीं हुआ, जल्दी से एग्जाम भी कंडक्ट हो गए, सिलेक्शन प्रोसेस भी हो गई, सिलेक्शन भी हो गया, लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, कहीं कोई परेशानी नहीं आई। इसका मतलब यह है कि जो सरकार है, अगर उसकी मंशा है कि वो निष्पक्ष एग्जामिनेशन कराए तो करा सकती है, अगर बशर्ते वो चाहे, वरना बिहार के अंदर ये कैसे होता।
तो संसद के अंदर सभापति महोदय का जो कर्तव्य है, उनसे जो अपेक्षा है कि वो निष्पक्ष रहेंगे, जैसे मोहन भागवत जी ने कहा कि ये विपक्ष नहीं है, प्रतिपक्ष है। प्रतिपक्ष प्रश्न पूछे और उसके बाद सभापति महोदय की ये फेशियल एक्सप्रेशंस हो और मंत्री उनका जवाब न दें बल्कि उत्तेजित हो जाएं, तो मेरे को लगता है कि देश का लोकतंत्र जिसको सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, विश्व देख रहा है, हमारे देश की छवि पे बुरा असर पड़ता है। खैर, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट देख रहा है नीट परीक्षा के बारे में, देखते हैं वो क्या निर्णय लेता है, रीनीट की परीक्षा कराता है या नहीं कराता है। मेरा निजी विचार है कि नीट दोबारा होनी चाहिए सारे बच्चों के साथ, और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स, उनके किसी जज के अंतर्गत ये काम होना चाहिए। ईमानदारी से परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा ईमानदारी से होना बहुत आवश्यक है, वरना उसी सांस्कृतिक संगठन जिसको ये कहते हैं उसके लोग हर जगह भर जाएंगे और देश की सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी। मेरा तो चलिए छोड़िए, लेकिन अगली जनरेशन जब हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने जाएगी तो वहां इसी प्रकार के माफिया मिलेंगे जो कि पैसे देके सीट खरीद के आए हैं। वो कैसा ऑपरेशन करेंगे, कैसे इंजीनियर्स बनेंगे। तो ब्रिजेस गिरेंगे क्यों नहीं, बिहार के अंदर जैसे रोज ब्रिज गिर जाते हैं। बड़ौदा के अंदर एक स्कूल की बिल्डिंग दीवार गिर गई और 11-12 बच्चे उसमें घायल हो गए। तो ऐसी हमको मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहिए, ऐसा मॉडल हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा मॉडल चाहिए सुरक्षित हो, और सबसे ज्यादा हमें चिंतित रहना चाहिए अपने देश के युवाओं के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए, जिनका भविष्य ही देश का भविष्य है, क्योंकि यही बच्चे अगली जनरेशन में बैटन को आगे लेके जाएंगे और हमारे देश को प्रतिस्पर्धा में विश्व के सामने खड़ा करेंगे। हमारा समय तो हो गया, बीत गया। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।